नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रक्षिता गावकर। आज हम देखने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं एटमॉस्फेयर का मतलब, जो कुछ इस तरह से है। Earth's atmosphere is a multi-layered gaseous envelope which surrounds the Earth from all sides and it's attached to Earth's surface by its gravitational force. यह एक गैस का आवरण है जो पृथ्वी को घेरे है। यह ऐसे घेरे रहता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल से। आगे देखते हैं कंपोजिशन ऑफ ड्राई एटमॉस्फेयर। ये गैसेस कितनी कितनी मात्रा में है और उसका वॉल्यूम जान लेते हैं। सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन, जिसकी मात्रा है 78.084%। अगला है ऑक्सीजन, जिसकी मात्रा है 20.946। और आगे है आर्गन 0.934, कार्बन डाइऑक्साइड 0.033 और जिसकी टोटल है 99.9997%। यह सब गैसेस जो है वह हमारे लिए और एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी है। इसके बाद में हम देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और गैसेस के फंक्शंस। अभी हम जान लेते हैं ये जो हमने अभी गैसेस के बारे में पढ़ा है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि फंक्शंस, ये कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन है, जिसका कलर, स्मेल, टेस्ट नहीं होता और यह ऑक्सीजन में घुल मिल जाता है। आगे है ऑक्सीजन, यह भी बिना कलर, टेस्ट, स्मेल का है। यह केमिकली एक्टिव गैस है। यह केमिकली एक्टिव गैस है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यानी कि प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, जो प्रकाश संश्लेषण के साथ साथ ग्रीन हाउस गैसेस है, जो हीट को ट्रैप करता है और गर्मी बढ़ाता है इन दी लोअर एटमॉस्फेयर। आगे है आर्गॉन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। यह सबकी मात्रा बहुत ही कम है और यह नोबल गैसेस है। उसके बाद है वाटर वेपर, जो कि ज़्यादातर सभी जगहों पर पाया जाता है 16 किलोमीटर तक। ये रिसाइकल करते हैं इवापोरेशन, कंडेंसेशन प्रोसेस में और हीट को भी ट्रैप करते हैं। अभी आगे हम वाटर वेपर के बारे में ज़्यादा डिटेल में जान लेते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अभी इसकी मात्रा 0 से 4% है। यह बढ़ती ऊंचाई के साथ घटती है, जैसे कि जब हम ज़मीन की सबसे नीचे और समुद्र के लेवल पर रहेंगे तभी उसकी मात्रा ज़्यादा रहेगी। जैसे जैसे पहाड़ी या फिर ऊंचाई पर जाने लगेंगे, वाटर वेपर्स की मात्रा कम होती जाएगी। यह मानसून पर भी आधारित है। यह मदद करता है पृथ्वी ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडी हो। आगे देखते हैं डस्ट पार्टिकल्स के बारे में। यह भी ज़मीन की सतह पर पाया जाता है, ना कि ज़्यादा ऊपर। यह मदद करता है जो सूरज की किरणें हैं उन्हें बिखरने में। सुबह और शाम को लेकर कलर चेंज करने में यह अपना इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। यह ट्रॉपिकल जगहों पर डस्ट पार्टिकल ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ना कि इक्वेटोरियल रीजन्स में। वाटर ड्रॉप्स, फॉग्स, क्लाउड्स और अलग अलग कंडेंसेशन में डस्ट पार्टिकल्स मदद करते हैं। आगे देखते हैं सोर्सेस ऑफ पार्टिकल्स इन दी एटमॉस्फेयर। कौन कौन से सोर्सेस है जो कि एटमॉस्फेयर को मिलते हैं, किस प्रकार से एटमॉस्फेयर में ये डस्ट पार्टिकल्स तैयार होते हैं और मिलते हैं एटमॉस्फेयर में। यह 3 प्रकार के हैं। पहला है पार्टिकल्स। पार्टिकल्स हमें किधर किधर से प्राप्त होते हैं वह देखते हैं। वोल्केनोस, कंबशन, विंड,
एक्शन, इंडस्ट्री, फॉरेस्ट फायर्स, यह सब से हमें पार्टिकल्स तैयार होते दिखाई पड़ते हैं। इधर हम यह इमेजेस में भी देख सकते हैं। हाइड्रोकार्बन्स, इंटरनल कंबशन इंजन, बैक्टीरिया, प्लांट्स, बैक्टीरिया की वजह से भी यह डस्ट पार्टिकल्स जो है वो एटमॉस्फेयर में देखने को मिलते हैं। और उसके बाद है सल्फ़र की वजह से यानी कि बैक्टीरिया, फॉसिल फ्यूल्स और वोल्केनो, यह सभी प्रोसेसेस सोर्सेस से डस्ट पार्टिकल्स हमको देखने को मिलते हैं। अभी देखते हैं हमारा आखिरी विषय है वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, यानी कि कौन कौन से बदलाव एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन में देखने को मिलेंगे। वाटर वेपर सबसे निचली सतह पर पाया जाता है। जिस जगह ज़्यादा गर्मी होती है यह उस जगह ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ओजोन नाम का एक लेयर 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं डिपेंडिंग ऑन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओजोन लेयर कम है इक्वेटर के पास और लैटिट्यूड्स पे ज़्यादा। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू गाइस।